हेलो, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम देखने जा रहे हैं जुलाई मंथ के मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन केमिस्ट्री का। फर्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। तो यहाँ पे गिवन है कंसनट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड 98% H2SO4 बाय मास एंड डेंसिटी उसका दे रखा है 1.80 ग्राम पर ml। और इससे मुझे एक दूसरा सॉल्यूशन बनाना है 1 लीटर, उसका मोलारिटी होना चाहिए 0.1 मोलर। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सीधा समझे तो इस तरीके से है कि जैसे कि मेरे पास एक सॉल्यूशन पहले से अवेलेबल है जिसका कंसंट्रेशन मुझे दिया गया है 98% वेट बाय वेट। ओके, इसका डेंसिटी हमें दे रखा है 1.80 ग्राम पर ml। ओके, अब क्या करना है मुझे, इस सॉल्यूशन में से कुछ वॉल्यूम H2SO4 का लेके दूसरा सॉल्यूशन H2SO4 का बनाना है। वो 1 लीटर बनाना है और उसका कंसंट्रेशन हो जाना चाहिए 0.1 मोलर। ओके, अब इस कंडीशन को थोड़ा समझे तो पहले मैं ये फाइन कर लूँ कि ये सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे कितना ग्राम H2SO4 चाहिए। तो हमारा मोलारिटी का इक्वेशन लगा है, मोलारिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB डिवाइड 1 अपॉन VC इन लीटर। ओके, अब मोलारिटी मुझे कितना करना है तो 0.1। WB मुझे फाइन करना है इस सॉल्यूशन के लिए। H2SO4 का मोलर मास हो जाएगा 98, 1/1, तो ये हो जाएगा WB इज इक्वल टू 9.8 ग्राम। ओके, तो एक बात तो पता कर ही लिया हमने कि ये सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे 9.8 ग्राम H2SO4 की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो H2SO4 मेरे को कहाँ से यूज़ करना है, तो ये 98% वेट बाय वेट वाला जो सॉल्यूशन है उससे मुझे H2SO4 9.8 ग्राम लेना है। तो अब यहाँ से मैं इस सॉल्यूशन के बारे में बात करूँ तो ये कंडीशन हम ऐसा मान सकते हैं कि 98 ग्राम H2SO4 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंस है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंस है। ओके, अब कंडीशन क्या है कि भाई इसका डेंसिटी दे रखा है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन का मैं वॉल्यूम निकाल दूँ तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा गिवन मास डिवाइड डेंसिटी। ओके, तो गिवन मास कितना है 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास, और डेंसिटी कितना है 1.80। यहाँ से वॉल्यूम निकल के सामने आएगा 55.55 ml। ओके, तो अब इसी बात को मैं एक दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूँ, जैसे कि इसको मैंने बोला कि भैया 98 ग्राम H2SO4 100 ग्राम सॉल्यूशन में अवेलेबल है। इसी चीज़ को मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर 98 ग्राम H2SO4 55.55 ml में अवेलेबल है। ओके, तो अब अगर मुझे 98 ग्राम H2SO4 की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन यूज़ कर लूँगा, यानी कि 55.55 ml का यूज़ कर लूँगा। लेकिन मुझे तो कितना चाहिए, 9.8 ग्राम H2SO4 ही चाहिए भैया। तो मैं कितना ml सॉल्यूशन लूँगा, तो सीधी बात है 5.55 ml सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। ओके, तो हमारा ये आंसर निकल के सामने आएगा 5.55 ml। ओके, चलो अब 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलल इन बेंजीन सॉल्यूशन। ओके, हमने मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में जो रिलेशन वाला फार्मूला है वो बना के रखा है। तो वो फार्मूला क्या है कि भैया XB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 1000 डिवाइड MA हो जाएगा। ओके, बिल्कुल। अगर एक्वस सॉल्यूशन होता तो हम मान लेते थे कि हमारे पास पानी है, तो 1000 को 18 से डिवाइड करके हम यहाँ पर लिख सकते थे 55.55। लेकिन हमारा ये सॉल्यूशन है वो तो बेंजीन में बना के रखा है, तो ये अभी हम यहाँ पर 55.55 नहीं रख सकते, क्योंकि 100 ग्राम बेंजीन का 1000 ग्राम बेंजीन का मोल अलग निकल के सामने आएगा। हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं तो देखिए हो जाएगा XB इज इक्वल टू मोलालिटी तो कितना 1 मोलल है, फिर मोलालिटी कितना 1 मोलर, क्या कर दूँ मैं डिवाइड 1000, बेंजीन का मोलर मास कितना 78। ओके, अब यहाँ से हम बात करें
तो इसका अगर कैलकुलेशन करें तो ये आंसर सामने आता है, ये आंसर बन के सामने आ रहा है कि भैया एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक्स बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 प्लस 12.82। ओके, तो यहाँ से मैं एक्स बी को निकालूँ तो ये हो जाएगा 1/13.82। तो एक्स बी निकल के हमारे सामने आएगा यहाँ से 0.072। तो हमारा मोल फ्रैक्शन बन जाएगा 0.072। ओके, तो सेकंड का आंसर बन के सामने आ रहा है 0.072। चलो नेक्स्ट वन हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2। ओके, अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बारे में हम कुछ जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP फ्रॉम वन वॉल्यूम ऑफ द H2O2 सॉल्यूशन, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलते हैं। ओके, अब अगर नॉर्मलिटी से मुझे वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा कि भैया नॉर्मलिटी से मुझे फाइंड करना है तो मेरा फॉर्मूला सीधा बना है कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा x/5.6। ये x क्या है, तो वो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अभी तो मुझे तो क्या है कि मुझे नॉर्मलिटी दे रखी है और मुझे वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मलिटी कितना 1.5 और क्रॉस से कर दूँ 5.6 से, तो x बन के सामने आ रहा है यहाँ पर 8.4। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इसका हो जाएगा 8.4। ओके, ये कंडीशन बन गई। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन को हम देखने से पहले इसे हम निकाल देते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या दे रखा है कि भाई N2 और आर्गन का एक मिक्सचर है कि जिसके अंदर N2 7 ग्राम है और आर्गन 8 ग्राम है। तो हमें इस मिक्सचर का टोटल प्रेशर दे रखा है, टोटल प्रेशर है उसका 27 बार। तो मुझे यहाँ से निकालना है आर्गन का पार्शियल प्रेशर। तो आर्गन का पार्शियल प्रेशर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो गैसियस स्टेट में जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर निकल के सामने आएगा वो पार्शियल प्रेशर हमें आर्गन का मिल जाएगा। तो देखिए अब कंडीशन क्या हुई कि भाई 7 ग्राम मेरे पास नाइट्रोजन है तो पहले मैं उसका मोल निकाल दूँ, 8 ग्राम मेरे पास आर्गन है तो मैं उसका मोल निकाल दूँ, फिर दोनों से मोल फ्रैक्शन निकाल दूँ और मोल फ्रैक्शन को मैं टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करके मैं पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का भी निकाल सकता हूँ और आर्गन का भी निकाल सकता हूँ। लेकिन अभी तो मुझे यहाँ आर्गन का निकालना है। तो देखिए फर्स्ट वन कंडीशन N ऑफ N2 क्या हो जाएगा 7 डिवाइड 28, यानी कि ये हो जाएगा 1/4। ओके, सेकेंड वन कंडीशन N ऑफ आर्गन क्या हो जाएगा, आर्गन का मास 8 है और उसका मोलर मास हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 1/5। ओके, अब यहाँ से टोटल मोल में निकालूँ तो टोटल मोल बन के सामने आएगा 1/4 प्लस 1/5 इज इक्वल टू हो जाएगा 9/20। ओके, अब मुझे निकालना है, तो देखिए ये टोटल मोल मिल गया। अब मुझे निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन, तो क्या हो जाएगा आर्गन का मोल डिवाइड टोटल मोल और क्रॉस में कर दूँ टोटल प्रेशर से, तो क्या हो जाएगा आर्गन का मोल 1/5। ओके, क्रॉस में कर दूँ मतलब डिवाइड कर दूँ उसको टोटल मोल से 20/9 और फिर उसे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ टोटल प्रेशर से। तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर सामने निकल के आएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 3 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा 12। तो ये आंसर बन जाएगा 12 बार, यानी कि आर्गन का टोटल प्रेशर सॉरी पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 12 बार बन के आंसर मिलेगा हमें। ओके, अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन को देखते हैं। द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ इज, ओके, तो बेंजीन और टोल्यूइन तो आइडियल सॉल्यूशन है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन भी आइडियल सॉल्यूशन है, तो आंसर बनेगा इथेनॉल और एसीटोन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम देखते हैं 51 नंबर का।
in the water saturated air, the mole fraction of water vapor is 0.02 if the total pressure of the saturated air is 1.2 atm. The partial pressure of dry air, उसका निकालना है मुझे पार्शियल प्रेशर ड्राई एयर का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि मेरे पास एक वेपर है, उसके अंदर वेपर का मोल फ्रैक्शन है 0.02। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि ड्राई एयर का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 0.98। ओके, अब इन दोनों का टोटल प्रेशर मुझे दे रखा है कितना है 1.2 atm। तो मुझे तो क्या करना है, केवल और केवल ड्राई एयर का पार्शियल प्रेशर अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या कर दूँ, उसका मोल फ्रैक्शन कितना 0.98 क्रॉस कर दूँ 1.2। तो यहाँ से आंसर सामने आएगा मेरा, वो हो जाएगा 1.176 atm आंसर होगा। यानी कि ड्राई एयर की वजह से जो भी पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा 1.7176 atm। ओके, चलो अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ये। अब 52 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है कि फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन फ्रॉम टू कंपोनेंट्स कैन बी कंसिडर्ड। प्योर सॉल्वेंट को सेपरेट करने के लिए एंथैल्पी चेंज है वो डेल्टा H1 है। प्योर सॉल्यूट का जो सेपरेट करने के लिए जो एंथैल्पी है वो डेल्टा H2 है। और अगर सेपरेटेड सॉल्वेंट और सॉल्यूट को हम मिला के सॉल्यूशन बनाए तो उसका एंथैल्पी चेंज है वो डेल्टा H3 है। और हम जानते हैं कि अगर आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है तो आइडियल सॉल्यूशन का जो एंथैल्पी चेंज हो जाएगा डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा H सॉल्वेंट प्लस डेल्टा H सॉल्यूट जितना ही होगा। ओके, अब कंडीशन क्या है कि मेरे पास एक सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट को मैं सेपरेट करने के लिए मुझे जो एनर्जी चाहिए एंथैल्पी चेंज है वो है डेल्टा H1। सेकंड वन मेरे पास सॉल्यूट है, उसको सेपरेट करने के लिए मुझे जो एंथैल्पी चाहिए वो है डेल्टा H2। ओके, अब कंडीशन क्या है कि अगर मैं सेपरेटेड सॉल्वेंट प्लस सेपरेटेड सॉल्यूट को मिला दूँ तो ये बन जाएगा सॉल्यूशन। अब जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है वो है डेल्टा H3। अब इन सभी इक्वेशन को हम मिला दे अगर तो क्या हो जाएगा, तो भी सेपरेटेड सॉल्वेंट ओके, और सेपरेटेड सॉल्यूट। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बना कि मेरे पास सॉल्वेंट है उसका एंथैल्पी प्लस मेरे पास सॉल्यूट है उसका एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का एंथैल्पी चेंज। ओके, अब इन सभी को हम मिला दें तो क्या मिल जाएगा मुझे, टोटल एंथैल्पी चेंज। मतलब सभी इक्वेशन को मैंने मिलाया है तो एंथैल्पी को भी मैं क्या कर दूंगा, मिला दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो आंसर निकल के सामने आएगा कि सभी एंथैल्पी को आप मिला दें तभी जाके वो सॉल्यूशन का एंथैल्पी चेंज आपको मिलेगा। तो यहाँ से आंसर निकल के सामने आएगा, वो आंसर बन जाएगा डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं 53 नंबर का क्वेश्चन। 53 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, तो 53 नंबर के क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि द फॉलोइंग सॉल्यूशन वेर प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्व 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर। वही मुझे 10 ग्राम यूरिया है मेरे पास, उसको भी मैंने 250 ml वाटर में डिजोल्व कर दिया। और मेरे पास 10 ग्राम सुक्रोज है, उसको भी मैंने 250 ml वाटर में डिजोल्व कर दिया। अब मुझे निकालना है इनका ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन। तो जब मैं ग्लूकोज को डिजोल्व करूँ तब प्रेशर को मुझे P1 मानना है, यूरिया को मैं डिजोल्व करूँ तब मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर को P2 मानना है,
और जब मैं सुक्रोज को डिजोल्व करूँ तब मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर को P3 मानना है। अब हमें मालूम है कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि वो मोल पर डिपेंडेंट है। तो अब मुझे यहाँ से ये फाइंड करना पड़ेगा कि भैया किसका मोल ज़्यादा है। जिसका मोल ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हम फार्मूला लगाए अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर का, तो क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। ओके, अब कंडीशन इसको थोड़ा हमें आगे ले जाओ फार्मूले को, तो ये हो जाएगा आई सी की जगह मैं लिख सकता हूँ एन अपॉन वी इंटू आर टी। अब एन को भी मैं थोड़ा क्लेरिफाई कर दूँ, एन यानी कि मोल, मोल यानी कि डब्ल्यू बी अपॉन ये हो जाएगा एम बी इंटू फार्मूला मेरा बन जाएगा आर टी अपॉन वी। ओके, अब अगर गिवन कंडीशन में है तो आर भी इक्वल है, टेम्परेचर भी इक्वल है, और वॉल्यूम सभी का सेम दिया गया है। तो अब डिपेंड किस पर करेगा। ओके, सेकंड वन एक और चीज़ सेम दी है, क्या, सभी का मास भी गिवन है, वो 10 ग्राम 10 ग्राम और 10 ग्राम ही है, और सभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो सभी का आई एक ही हो जाएगा। तब केवल और केवल मेरा पाई है वो एम बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके, अब कंडीशन देखो, जिसका मोलर मास ज़्यादा उसका पाई क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि जिसका मोलर मास ज़्यादा, हम सीधे भी मालूम कर सकते हैं कि जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसका मोल कम हो जाएगा। तो अब देखिए सभी को मैं मिला हूँ फार्मूले से, तो मुझे P1 के सामने क्या लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन ग्लूकोज का एटॉमिक मास 180। P2 के सामने मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यूरिया का एटॉमिक मास 60, और मुझे P3 के सामने क्या लिखना पड़ेगा, सुक्रोज का एटॉमिक मास 342। अब आप सीधे मालूम कर सकते हैं कि भैया P2 सबसे ज़्यादा होगा, P1 उससे कम होगा, और P3 उससे भी कम होगा। तो ये ऑर्डर निकल के सामने मेरे को आएगा P2, P1 और P3। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का आंसर बन जाएगा। ओके, तो ये आंसर हमारा बन जाएगा P2, P1 और P3, ये आंसर ए बन जाएगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैन प्रोवाइड मोलर मास ऑफ प्रोटीन और पॉलीमर्स और कोलाइड्स विथ ग्रेटेस्ट प्रेसियस। ओके, तो मुझे बोला है कि भैया हम एनसीईआरटी से पढ़कर आ रहे हैं कि 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसमें से सबसे बेहतरीन यूज़ किसका कर सकते हैं हम, तो हम बोलते हैं उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का। क्यों, क्यों भाई ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलारिटी की जगह मोलारिटी का यूज़ होता है, और सेकंड वन कंडीशन उसको हम रूम टेम्परेचर पे भी फाइन कर सकते हैं, और तीसरी कंडीशन हमने वहाँ से फाइन की थी कि भैया जो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो वैल्यू मिलता है हमें, उसका चेंज का जो वैल्यू मिलता है वो वैल्यू है ना थोड़ा लार्ज होता है, तो उस लार्ज वैल्यू को हम इजीली फाइन कर सकते हैं कंपेरेटिव टू दूसरे 3 जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके कंपेयर में। तो इसका आंसर तो सीधा बोल सकते हैं हम कि भैया ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हम इजीली फाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से ये आंसर बन जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन को हम देखें तो ये क्वेश्चन हमारे लिए ऐसा है कि भैया 5% सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर जिसका मोलिकुलर वेट दे रखा है 342 इज आइसोटोनिक विथ 1% सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस एक्स। तो मुझे मोलिकुलर वेट ऑफ एक्स फाइंड करना है। अब आइसोटोनिक के बारे में हम जानते हैं कि भाई आइसोटोनिक कब माना जाता है कि जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए। तो मैं पहले तो ये फार्मूला लगा दूं कि पाई 1 इज इक्वल टू हो जाएगा पाई 2। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूँ आई सी आर टी इज इक्वल टू हो जाएगा आई सी आर टी। ओके, अब कंडीशन क्या है कि भाई टेम्परेचर तो इक्वल होगा, टेम्परेचर इक्वल, आर इक्वल है, आर इक्वल है। अब आई दोनों ही नॉन वोलेटाइल है तो आई भी इक्वल हो जाएगा। तब डिपेंड किस पर करेगा, कंसंट्रेशन पर ही। किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, वो केवल और केवल कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, सी की जगह मैं ऐसा लिखूँ कि भाई डब्ल्यू बी अपॉन, ओके, कंसंट्रेशन की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ एन अपॉन वी, और यहाँ भी लिख सकता हूँ एन अपॉन वी। ओके, अब कंडीशन कि भाई वॉल्यूम भी दोनों का सेम दे रखा है। क्यों, क्योंकि परसेंटेज दिया है, तो मैं ऐसा ही सोचूं कि दोनों 100 ग्राम ही है। ओके, तो अब केवल और केवल किस पर डिपेंड करेगा, मोल पर। तो अब मैं लिखूँ N1 इज इक्वल टू N2, दोनों का मोल इक्वल हो जाएंगे। अब मोल इक्वल हो गए, इसका मतलब कि इसका वेट अपॉन मास का रेशियो इक्वल होना चाहिए, वेट अपॉन मोलर मास का रेशियो इक्वल होना चाहिए।
इसके जगह मैं लिख सकता हूँ W1/M1 इज इक्वल टू W2/M2। ओके, चलो W1 कितना ग्राम दे रखा है, 5 ग्राम, मतलब 5 ग्राम है, और इसका मोलर मास कितना 342 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका 1% यानी कि 1 ग्राम, और इसका x मुझे फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 342 डिवाइड 5 इज इक्वल टू, आंसर निकल के सामने आ रहा है, वो हो जाएगा 68.4। आंसर हमारा बन जाएगा 68.4। ओके, तो 55 का आंसर जो x है उसका मोलकुलर मास बन जाएगा 68.4। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन में क्या है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल per kg solution of X in water is greater than equimolar solution of Y in water. Which of the following statement is true in this case? Okay, मतलब कि मेरे पास एक X कंपोनेंट है, दूसरा Y कंपोनेंट है, दोनों को मैंने वाटर में डिसोल्व किया है, और एक शर्त यहाँ पे दे रखी है कि दोनों का जो मोल है वो इक्वल है। अब कंडीशन क्या हुई कि भैया हमारा जो भी बॉइलिंग पॉइंट का जो एलिवेशन होता है उसमें कंडीशन क्या है कि वो फॉर्मूला ये बताता है कि भैया जितने नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा उतना उसका चेंज ज़्यादा हो जाएगा। तो फार्मूला में लिखूँ और फिर हम समझे तो ऐसा हो जाएगा कि देखिए कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हो जाएगा आई क्रॉस के बी और एम। अब देखो आप यहाँ पे इक्विमोलल दिया है, यानी कि दोनों का मोलालिटी सेम, यस वन, के भी सेम हो जाएगा, तो डिपेंड ओनली ऑन आई। ओके, अब कंडीशन क्या हुई कि अब दोनों का मोल इक्वल है, फिर भी अगर एक्स का डेल्टा टी बी अगर वाई से ज़्यादा है, अगर वाई से डेल्टा टी बी ज़्यादा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स का आई बड़ा होगा और वाई का आई छोटा होगा। इसका मतलब एक्स है वो वाटर में जाके डिसोसिएशन होगा, और हम ऐसा सोच सकते हैं कि वाई ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा। ओके, तो आंसर बिल्कुल मालूम पड़ सकता है हमें कि एक्स अंडर गोइंग डिसोशिएट इन वाटर, क्योंकि अगर आई अंदर जाके डिसोशिएट हो रहा है तभी जाकर तो चेंज हो सकता है, वरना अगर मोलालिटी सेम है और के भी सेम है तो केवल और केवल एक ही चीज़ पे डिपेंड कर सकता है, वो है आई। और ऑप्शन नंबर बी और सी तो हम देखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि अगर मोलालिटी अगर हमें सेम दे रखी है तो अब उसका जो मोलर मास है वो ज़्यादा है या कम है उससे अब कोई लेना देना नहीं। तो ये आंसर बन जाएगा ए, एक्स इज अंडर गोइंग डिसोसिएशन इन वाटर। ओके, चलो अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हम। 57 में क्या डेटा गिवन है, of the following 0.10 molar aqueous solution which of the will exhibit the largest freezing point depression? Okay, किसका freezing point depression सबसे ज़्यादा होगा, मोलालिटी सभी का इक्वल है, तो फिर से यही फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब अब हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट का डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई और के एफ इंटू हो जाएगा एम। अब देखिए मोलालिटी सभी का सेम है, के एफ तो सेम होता ही है, अगर वाटर में आप डिजोल्व कर रहे हैं सभी को तो तब फिर से डिपेंड किस पर करेगा, आई पे, जिसका आई ज़्यादा उसका डिप्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। और हमें लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ही पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पूछा है। ओके, तो डिप्रेशन अगर KCl के बारे में बात करें तो उसका आई हो जाएगा, अगर वो 100% आयोनाइज हो रहा है तो इसका हो जाएगा 2, और C6H12O6 यानी कि ये तो ग्लूकोज है, वो तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये तो हो जाएगा 1। तीसरा दिया गया है Al2SO4 थ्राइस, तो इसका तो हो जाएगा 2Al+3 प्लस SO4 माइनस 2, इसका कितना 3, तो इसका कुल मिलाकर मोल बन जाएगा 5, तो इसका आई बन जाएगा 5, और K2SO4 का आई के बारे में बात करें तो ये बन जाएगा 3। तो सबसे ज़्यादा आई किसका है, Al2SO4 थ्राइस का, तो डिप्रेशन भी सबसे ज़्यादा किस में आएगा, Al2SO4 थ्राइस में। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम 58 नंबर का। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर द वाटर 1.86 और 5 ग्राम Na2SO4 को 45 ग्राम H2O में डिजोल्व करके करेंगे, तब वो चेंज हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में, वो हो रहा है 3.82 सेल्सियस।
अब मुझे वांट ऑफ फैक्टर को फाइंड करना है। तो देखिए अगर मैं वांट ऑफ फैक्टर को फाइंड करने जाऊँ तो मेरा ये तो फार्मूला से ही इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि मुझे डेल्टा टी एफ तो दे रखा है, तो जो गिवन डेटा है ना उसको मैं पहले नोट कर लेता हूँ, तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता रहेगी नहीं, केवल कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है ये तो चलो हम सोचे थोड़ा। तो देखिए मुझे क्या गिवन है, के एफ मुझे दिया है, के एफ का वैल्यू कितना है 1.86। ओके, डब्ल्यू बी मुझे दे रखा है, कितना ग्राम हो जाएगा 5 ग्राम दे रखा है। ओके, मुझे डब्ल्यू ए दे रखा है, कितना ग्राम पानी में डिजोल्व किया 45 ग्राम पानी में। मुझे डेल्टा टी एफ दे रखा है, कितना दे रखा है 3.82 सेल्सियस या केल्विन, जो भी डिफरेंस हो रहा है वो। और मुझे फाइन क्या करना है, मुझे आई फाइन करना है। ओके चलो, तो अब मैं फार्मूला लगाऊँ तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई क्रॉस के एफ क्रॉस मोलालिटी की जगह मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी क्रॉस 1000 डिवाइड डब्ल्यू ए। ओके चलो, मुझे क्या फाइन करना है आई, तो मैं आई को सब्जेक्ट बनाऊँ तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ क्रॉस एम बी क्रॉस डब्ल्यू ए अपॉन क्या हो जाएगा के एफ डब्ल्यू बी डिवाइड कर दो 1000 से। ओके चलो, डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना 3.84। ओके चलो, मुझे एम बी कितना, तो Na2SO4 का मोलर मास कितना हो जाएगा Na2SO4, यानी कि ये 23 क्रॉस 2 कर दूँ, ये हो जाएगा 46, सल्फर का हो जाएगा 32, 4 ऑक्सीजन मिला के हो जाएगा 64। इन सभी को मिला के इसका आंसर बन जाएगा 142 ग्राम पर मोल। ये उसका मोलर मास हो गया। तो ये मोलर मास में लिखूँ 142, क्योंकि डब्ल्यू ए मुझे कितना दे रखा है, तो 45 ग्राम दे रखा है। के एफ का वैल्यू कितना है 1.86, डब्ल्यू बी कितना दे रखा है मुझे 5 ग्राम और 1000। ओके, तो आई का वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद मुझे तकरीबन मिल रहा है 2.63। ओके, तो आई का वैल्यू हो जाएगा 2.63। ओके चलो, अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन 59 नंबर के क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं। 0.0020 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ओके, मुझे मोलारिटी दे रखी है, तो मैं मोलारिटी को नोट कर लूँ, मतलब मोलालिटी दे रखी है, आई एम सो सॉरी, मोलालिटी का वैल्यू दे रखा है 0.0020 मोलर। ओके चलो, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट का जो चेंज हो रहा है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 0.00732 सेल्सियस। तो मैं लिखूँ डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 0.00732 सेल्सियस। ओके, अब मुझे क्या बोला है कि अगर ये कंपाउंड 1 मोल ही है तो उससे बनने वाला कुल मतलब टोटल नंबर ऑफ आयन कितना हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे दो चीज़ें मुझे और गिवन है, के एफ का वैल्यू भी दे रखा है और ये मुझे अल्फा का वैल्यू दे रखा है। अल्फा इज इक्वल टू क्या है 100%। ओके, तब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर अल्फा का वैल्यू मुझे 100% दे रखा है तो जितना उसका एन होगा उतना ही उसका आई होगा। ओके, और आई अगर मैं फाइंड कर लूँ तो उससे एन पता कर लूँ, और एन क्या है, एक मोल से बनने वाले नंबर ऑफ मोल्स का नंबर है। ओके चलो, तो देखिए हम आई फाइंड करते हैं फिर से, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ प्लस क्या कर दूँ एम बी। ओके, अभी ये फॉर्मूला लगाने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मुझे जो गिवन है ना वो मोलालिटी गिवन है, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा यहाँ से कि मैं फॉर्मूला सीधा यही लगाऊंगा कि भैया डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई प्लस के एफ गुणा एम। ओके, मल्टीप्लाई एम, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ डिवाइड के एफ क्रॉस एम। चलो, डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना 0.00732 सेल्सियस। ओके, के एफ का वैल्यू कितना 1.86 और मोलालिटी कितना दे रखा है 0.0020। ओके चलो, अब इसका कैलकुलेशन करें तो हमारा आंसर निकल के सामने आ रहा है आई का। तो आई अप्रोक्स मुझे तकरीबन मिल रहा है 1 आई का कैलकुलेशन में थोड़ा कर दूँ तो आंसर बनेगा इसका
1.96। तो आंसर में हम नज़र लगाए तो 2 के करीब आ रहा है, तो मैं इसे 2 मान लूँ। तो इसका आई का वैल्यू हो जाएगा, मतलब आई का वैल्यू हो जाएगा 2। और अगर आई का वैल्यू 2 है तो एन का वैल्यू 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे आयन कितने बनेंगे? 2 आयन बनने वाले हैं, तो ये आंसर हो जाएगा 2। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। उसमें क्या डेटा गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल हैव सेम वैल्यू ऑफ वन ऑफ फैक्टर आई एज दैट K4FeCN6। यानी कि जो गिवन हमें सॉल्व दिए है उसमें से किसका आई K4FeCN6 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि K4FeCN6 में आई कितना है। अगर मैं K4FeCN6 का आयोनाइजेशन करवाऊँ तो ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, तो इससे बनने वाले जो आयन है वो हो जाएंगे 5। तो देखिए मैं लिखूँ K4FeCN6 क्या है? K4FeCN6। ओके, यहाँ से मैं इसको आयनाइज करूँ तो क्या हो जाएगा? 4K प्लस क्या हो जाएगा? FeCN6 -4। ओके, अब देखिए टोटल मिला के इसके मूल कितने बने? तो 5। तो इसका आई कितना हो जाएगा? 5। ओके, अब यहाँ पर अल्फा दिया नहीं तो मैं 100% मान के ही बोल सकता हूँ, तो इसका आई इज इक्वल टू 5 होगा। अब मुझे ये फाइंड करना है कि ये जो गिवन है उसमें से किसका आई 5 हो रहा है। तो देखिए Al2SO4 था, हम अभी अभी कैलकुलेट करके आ रहा है कि इसका कितना हो जाएगा 5, इसका कितना हो जाएगा 2, इसका कितना हो जाएगा 4 और इसमें कितना हो जाएगा 3। तो ये आंसर हमारा बन जाएगा Al2SO4 प्राइस कितना हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट वन 61 नंबर के क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं। तो 61 नंबर के क्वेश्चन में मैंने क्या दे रखा है कि यूजिंग द गिब्स एनर्जी चेंज डेल्टा जी। ओके, पहला तो मुझे डेल्टा जी दे रखा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू +63.3 किलो जूल। मैं इसे जूल में कन्वर्ट कर दूँ, 63.3 क्रॉस 10⁻³ जूल। ओके, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द KSP ऑफ Ag2CO3 इन वाटर 25 डिग्री सेल्सियस और R का वैल्यू मुझे दे रखा है। तो हम इस चैप्टर को थोड़ा बहुत डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मिला के हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमने फॉर्मूला बना रखा है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -RT ln KC। ओके, अगर मुझे सॉल्व दे रखा है तो इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डेल्टा जी इज इक्वल -RT ln KSP हो जाएगा। यस बिल्कुल। अब मैं ln को लॉग में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू -2303 RT ओके लॉग, ये हो जाएगा KSP। अब मुझे क्या निकालना है? KSP, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा log KSP इज इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन -2303 RT। ओके, चलो सभी का वैल्यू हम पुट कर दें इसमें। डेल्टा जी का वैल्यू कितना? 63.3 क्रॉस 10⁻³। ओके, डिवाइड क्या कर दो? ओके, ये माइनस हो जाएगा 2.303। R के वैल्यू 8.314 और T 25 सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन। ओके, अब इन सभी का मैं कैलकुलेशन करूँ तो मेरा आंसर बनने जा रहा है कि ये आंसर आएगा मेरा -11.09। तो log KSP इज इक्वल टू मुझे मिला -11.09, पर मुझे तो अभी KSP फाइंड करना है तो मुझे एंटी लॉग करना पड़ेगा। तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंटी लॉग ऑफ -11.09। हमें मालूम है कि माइनस से एंटी लॉग हम फाइंड करने से पहले उसको प्लस में कन्वर्ट कर लेते, तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ एंटी लॉग ऑफ -12 प्लस 0.91। यस 1। अब कंडीशन फिक्स है कि जो आगे माइनस का वैल्यू है वो हो जाएगा उसका पावर -12 हो जाएगा, और 0.9 का मैं एंटी लॉग निकालूँ तो तकरीबन मुझे मिल रहा है 8 जितना। तो ये KSP का वैल्यू बन जाएगा 8 क्रॉस 10⁻12। 8 क्रॉस 10⁻12 ये इसका आंसर बन जाएगा। ओके, तो देखिए कौन सा आंसर है?
8 क्रॉस 10⁻⁻12। ओके, चलो अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं अभी 62 नंबर का। 62 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि भैया द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 मोलर एसिडिक एसिड वो 20 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, मुझे के फाइंड करना है और मुझे उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आयंस का दे रखा है और कोहरलॉस के रूल के मुताबिक मैं उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी फाइंड कर सकता हूँ और उससे मैं अल्फा पता कर लूँगा। तो देखिए अब कंडीशन क्या है कि मुझे के निकालना है, तो पहले तो मुझे के का फॉर्मूला याद होना चाहिए। के का फॉर्मूला क्या है, के ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ओके, अब के निकालने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए। हाँ जी, कंसंट्रेशन तो मुझे दे रखी है। ओके, मुझे अल्फा चाहिए, तो अल्फा तो मेरे पास है नहीं, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या है, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा नॉट एम। ओके, चलो, तो मेरे पास लैम्बडा एम तो है बट लैम्बडा नॉट एम नहीं है, तो मैं उसको निकाल सकता हूँ कि लैम्बडा नॉट एम ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा नॉट एम H प्लस लैम्बडा नॉट एम और CH3COO माइनस। ओके, चलो H प्लस का कितना दे रखा है 350 और CH3COO माइनस का कितना 50, टोटल मिला के क्या हो जाएगा 400। तो मैं इसे यहाँ पे पुट कर दूँ, जो मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है वो है 20 और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी 400। तो यहाँ से आंसर मेरा निकल के सामने आ रहा है अल्फा का कितना 0.05। ओके, अल्फा मुझे मिल गया 0.05। तो अब इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो अब क्या हो जाएगा कि भैया के ए इज इक्वल टू, चलो सी कितना, कंसंट्रेशन कितना 0.007। चलो अल्फा स्क्वायर को मैं 2 बार 0.05 से लिख सकता हूँ, 0.05 डिवाइड कर दूँ मैं 1 माइनस अल्फा, यानी कि वो हो जाएगा 1 माइनस 0.05 यानी कि 0.95। ओके, अब मैं इसका कैलकुलेशन करूँ तो के बन जाएगा 1.8 क्रॉस 10⁻⁻5। ओके ओके, अब यहाँ पे आंसर को मैच करते तो देखिए वहाँ पे है 1.75 क्रॉस 10⁻⁻5। ओके, तो आंसर ये बन जाएगा 1.75 क्रॉस 10⁻⁻5 मोल पर लीटर्स। ओके, चलो अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। द नंबर ऑफ फेराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। ओके, हमने एक बात जान के रखी है कि भाई अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करवाऊँ तो मुझे इलेक्ट्रोड पे प्रोडक्ट मिलेगा। तो अभी मेरे पास अगर CaCl2 मोल्टन स्टेट में है, मैं उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाऊँ तो मुझे कैल्शियम मिलेगा। अब कैल्शियम 20 ग्राम निकालने के लिए मुझे कितना फेराडे रिक्वायर्ड होगा उसको मुझे फाइंड करना है। तो देखिए हम अभी देखें कि भैया मोल्टन स्टेट में जब CaCl2 होगा तो उसका आयोनाइज हो जाएगा Ca+2 में और 2Cl- में। इसका तो होता है ऑक्सीडेशन और इसका होता है रिडक्शन। चलो अब मैं इसका रिडक्शन करवाऊँ, Ca+2 ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा कैल्शियम। अब देखो यहाँ पे कितना मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो कितना ग्राम मतलब कितना मोल कैल्शियम बन रहा है, तो 1 मोल कैल्शियम बन रहा है, यानी कि मैं इसे बोल सकता हूँ कि 40 ग्राम कैल्शियम मिल रहा है। कब, जब मैं 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास करवाऊँ तब। ओके, तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ 2 फेराडे से मुझे कितना मिल रहा है 40 ग्राम। तो मुझे कितने फेराडे से निकालना है, मतलब मुझे 20 ग्राम चाहिए। तो देखिए सीधी बात, 40 ग्राम के लिए मुझे 2 फेराडे चाहिए, तो 20 ग्राम के लिए मुझे कितना चाहिए 1 फेराडे की आवश्यकता रहेगी। ओके, तो ये तो इजी सवाल हो जाएगा 1 फेराडे। चलो 64 नंबर के क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं। 64 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फॉलोइंग द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आर गिवन एज। ओके, मुझे H2SO4 का मोलर कंडक्टिविटी X दे रखा है,
K2SO4 का मोलर कंडक्टिविटी मुझे Y दे रखा है और CH3COOK का मुझे Z दे रखा है, और इन सभी से मुझे फाइंड करना है CH3COOH का। तो देखिए पहले मैं थोड़ा निकाल दूँ, थोड़ा इसका कैलकुलेशन करके ही हम आंसर ला रहे हैं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी समझ लेते हैं इसको। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि भैया मुझे तो चाहिए CH3COOH, यानी कि उसमें तो ओके चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हम 64 नंबर का। उसमें कंडीशन क्या दे रखी है, तो भाई H2SO4 का जो मोलर कंसंट्रेशन है वो X है, K2SO4 का Y है और CH3COOK का Z दे रखा है, और इन तीनों से मुझे फाइंड करना है CH3COOH का, क्योंकि वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसके लिए। तब कंडीशन क्या हो जाएगी कि भैया CH3COOH का मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस और प्लस हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ओके, लेकिन अभी तो क्या है कि मुझे तो दिया गया है H2SO4 का, K2SO4 का और CH3COOK, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सभी को ऐसे मिलाना है कि जिससे मुझे CH3COO माइनस और H प्लस मिल जाए। तो पहले मुझे चाहिए CH3COO माइनस, तो मैं एक तो मिला दूँ CH3COOK को, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा CH3COO माइनस और K प्लस। ओके, मुझे दूसरा चाहिए H प्लस, तो H प्लस को निकालने के लिए मुझे क्या करूँ, H2SO4 को यूज़ करूँ, तो ये हो जाएगा H2SO4। ओके, लेकिन अब आप समझो कि मुझे CH3COOH के लिए केवल एक H प्लस चाहिए, लेकिन H2SO4 तो 2 आ रहा है, H2SO4 में से 2 H प्लस आ रहा है, तो उसे मैं डिवाइड कर दूँ 2 से। ओके, अब देखिए मुझे एक CH3COO माइनस भी मिल गया, एक H प्लस भी मिल गया, लेकिन एक दिक्कत आ गई कि मुझे एक K प्लस एक्स्ट्रा मिल गया और एक SO4 माइनस तो एक्स्ट्रा मिल गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसमें से K2SO4 को निकालना पड़ेगा, मैं इसको K2SO4 को निकाल दूँ। ओके, लेकिन अभी तो क्या हुआ कि अगर K2SO4 को निकालूँ तो मुझे 2 K निकल जाएगा, मेरे को तो एक ही K निकालना है, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दो। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए CH3COOK का मोलर कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, तो वो है Z, जी बिल्कुल ये Z है। ओके, H2SO4 का कितना दे रखा है X, इसे 2 से डिवाइड कर दो। ओके, K2SO4 का कितना दे रखा है Y, ये भी 2 से डिवाइड कर दो। तो ये आंसर क्या हो जाएगा Z प्लस X माइनस Y डिवाइड 2। तो देखिए मुझे अगर CH3COOH का मोलर कंसंट्रेशन चाहिए तो मुझे इस फॉर्मूले का इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा कि मुझे CH3COOK और H2SO4 को मिला के उसमें से K2SO4 को निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर H2SO4 निकालूंगा तो 2 H प्लस निकल जा रहा है, तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और K2SO4 को निकालने से मेरे को 2 K निकल जाएगा, लेकिन मेरे पास तो एक ही K निकालना है, तो मैं उसको भी 2 से डिवाइड कर लूँगा। अल्टीमेटली लास्ट में आंसर यही बनेगा Z प्लस X माइनस Y डिवाइड 2। ओके, और यहाँ से आंसर मेरा हो जाएगा ये D। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम देखते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय द करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 60 सेकंड इज। ओके, अगर 60 सेकंड के लिए 1 एम्पियर 1 एम्पियर को पास किया जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे वो मुझे फाइंड करना है। तो अब कंडीशन क्या हुई कि भाई Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IT। यस बिल्कुल, Q इज इक्वल टू हो जाएगा IT। तो देखिए वहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं इसको तो बहुत इजी तरीके से। Q इज इक्वल टू हो जाएगा IT, मुझे फाइंड करना है Q, तो I कितना दे रखा है मुझे 1 एम्पियर, T कितना है 16 सेकंड के लिए, तो कितना हो जाएगा Q इज इक्वल टू 16 कूलम, सॉरी 60 कूलम। ओके, अब कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर मेरे पास 96500 कूलम है तो उसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि 6.022 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन होता है।
अगर मेरे पास 60 कूलम है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, अगर मेरे पास 60 कूलम है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो मुझे फाइंड करना है। ओके, तो मैं इजीली इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्या हो जाएगा, 6.022 क्रॉस 10⁻23 डिवाइड कर दूँ मैं, ओके, क्रॉस कर दूँ 60 से और डिवाइड कर दूँ 96500 से। ओके, तो ये आंसर बन जाएगा मेरा तकरीबन ये क्वेश्चन नंबर जो है ना 65, उसका आंसर बन जाएगा 3.75 क्रॉस 10⁻20 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे। ओके, चलो अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम, 66 नंबर का क्वेश्चन कि when 0.1 mole of MnO4 - 2 is oxidized, the quantity of electricity required to completely oxidize MnO4 - 2 to MnO4- is ओके। तो देखिए MnO4 - 2 से मुझे MnO4- में ऑक्सीडाइज करना है, तो इसमें ऑक्सीडाइज होके एक इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा। यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। तो क्या कंडीशन हुई कि एक मोल के लिए मुझे 1 फेराडे चाहिए, यानी कि एक मोल के लिए मुझे 96500 कूलम चाहिए। ओके, तो मुझे तो कितना दे रखा है, 1.0 मोल दे रखा है MnO4- 2, तो उसके लिए कितना चाहिए, तो उसके लिए मुझे चाहिए 9650 कूलम। ओके, सीधा पता कर सकते हैं कि एक मोल के लिए मुझे कितना चाहिए, तो 96500, तो मुझे 0.1 मोल के लिए कितना चाहिए, 9650। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 9650। ओके, इसका भी आंसर हो गया 3.75 क्रॉस 10⁻20। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 67, द वेट ऑफ सिल्वर displaced by quantity of electricity which displaces 5600 ml of O2 in STP condition। ओके, यहाँ से अब मुझे STP कंडीशन से थोड़ा बहुत फाइन करना पड़ेगा कि मुझे 5600 ml जो O2 मिल रहा है उतना ही मैं इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कराऊँ तो मुझे कितना ग्राम सिल्वर मुझे मिलेगा। तो पहले तो मुझे ये पता करना चाहिए कि भैया 5600 ml मुझे अगर O2 मिल रहा है तो O2 का कितना मोल मिल रहा है। तो हम STP पे गिवन वॉल्यूम से हम क्या पता कर सकते हैं, मोल को पता कर सकते हैं। तो देखिए पहले तो मैं मोल फाइंड कर लूँ O2 के, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5600 डिवाइड में क्या कर दूँ 22500। ओके, तो ये ऐसे फाइन हो जाएगा n ऑफ O2 इज इक्वल टू 1/4। ओके, अब आप समझो कि मैं 1/4 मोल O2 निकाल रहा हूँ, तब मुझे कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा। तो देखिए कि O-2 है मेरे पास, अगर उसको मुझे रिड्यूस करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से हो जाएगा 1/2 O2। यानी कि यहाँ से एक बात हम बोल सकते हैं कि अगर मुझे 1/2 O2 का मोल चाहिए तो मुझे कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब मैं बोलूँ कि मुझे 1/4 मोल O2 चाहिए, तो मुझे कितना इलेक्ट्रॉन पास करना पड़ेगा, तो एक मोल ही इलेक्ट्रॉन पास करना पड़ेगा। अब एक मोल इलेक्ट्रॉन अगर मैं सिल्वर में से Ag+ को पास करवाऊँ तो इसका क्या हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag का मुझे 1 मोल मिल जाएगा। तो देखिए कंडीशन क्या हुई कि अगर मुझे 5600 ml O2 मिल रहा है तो उसके लिए मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करना पड़ेगा, यानी कि 96500 कूलम पास करना पड़ेगा। तो इतना ही अगर इलेक्ट्रिसिटी में सिल्वर को दे दूँ, मतलब Ag+ को दे दूँ, तो वहाँ से मुझे Ag का 1 मोल मिलेगा। तो Ag का 1 मोल मिल रहा है, यानी कि यहाँ से 108 ग्राम मुझे Ag मिल जाएगा। तो मुझे रिलेशन मिल गया कि जब मेरा O2 मिलेगा 5600 ml, यानी कि उसका 1/4 मोल मिलेगा, तब मुझे सिल्वर का 1 मोल मिलेगा, यानी कि उसका 108 ग्राम मिलेगा। ओके, ये कंडीशन क्लियर हो गई। तो यहाँ से आंसर बन जाएगा 108 ग्राम।
चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। इन इंक्रीजिंग इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन इन मेनली ड्यू टू। ओके, हम जानते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उन दोनों में अगर हम डाइल्यूशन कर लें तो उसका जो कंडक्टेंस है वो बढ़ जाएगा। अब वो कंडक्टेंस बढ़ने का रीज़न दोनों में अलग अलग है। जैसे कि अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताऊँ तो हम ऐसा मानते हैं कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जाएंगे वैसे वैसे उसका आयोनाइजेशन बढ़ता जाएगा, यानी कि उसका अल्फ़ा बढ़ता जाएगा। और अगर अल्फ़ा बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ़ आयन बढ़ते जाएंगे, और नंबर ऑफ़ आयन बढ़ने से उसका कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। किसके केस में ये बात की हमने? वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करें तब भी हम तो ऐसा ही बोल दें कि भैया जब भी हम उसका डाइल्यूशन करवाए तब उसका कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों? तो उसके बढ़ने का रीज़न ऐसा है कि मान लीजिए मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है Na+ और Cl-। ओके, अब इसको मैंने 1 लीटर पानी में डिसोल्व करके रखा है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो 100% आयोनाइज हो जाएगा। लेकिन ये दोनों ऑपोजिट चार्ज की वजह से उनमें आयन इंट्रैक्शन होगा थोड़ा बहुत। जी बिल्कुल। अगर मैं इसको डाइल्यूशन करवाऊँ तो इनके बीच में वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा आ जाएंगे। इसका मतलब कि उनमें जो आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो अब वीक हो जाएगा, यानी कि अब इसकी मोबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये बिल्कुल फ्रीली एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर जा पाएंगे। तो ये कंडीशन हो जाएगी, अब वो इलेक्ट्रोलाइट में बिल्कुल इजीली मूव कर पाएंगे। तो वास्तव में यही चीज़ होती है कि अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका मैं डाइल्यूशन करवाऊँ तब उसका जो कंडक्टेंस है वो बढ़ जाता है। उसके पीछे का एक ही रीज़न है, क्योंकि इंक्रीजिंग इन आयोनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस। ओके, क्योंकि ये तो आंसर बन ही नहीं सकता, क्योंकि अल्फ़ा तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में 100% मानते ही हैं। तो डाइल्यूशन करने से थोड़ा ना ये उसका चेंज होता रहेगा, वो तो बात नहीं है। तो एक ही आंसर है, आयोनिक मोबिलिटी बढ़ती जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन। In electrolysis of NaCl, when platinum electrode is taken, then H2 is liberated at cathode with Hg. Cathode it form sodium amalgam, because ये बोल रहा है कि भैया जब आप NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवाए तब अगर आपके पास प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पे आपको H2 मिलता है अगर एक्वस NaCl है तो। क्यों? क्योंकि एक्वस NaCl के केस में क्या होता है, H+ होता है और OH- होता है, Na+ होता है और Cl- होता है। अब H+ और Na+ क्या होते हैं? तो रिड्यूस होते हैं। तो अब अगर बात करें कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है तो H+ रिड्यूस होकर क्या देगा? H2। ओके, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर मर्क्यूरी का Hg का अगर इलेक्ट्रोड आपने ले रखा है तो इस केस में आपको सोडियम मेटल मिलेगा। ऐसा क्यों? तो हम ऐसा जानते हैं कि कई बार कुछ रिएक्शन होती है वो बहुत स्लो होती है, और उस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हमें ज़्यादा पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है। उसको हम बोलते हैं ओवर पोटेंशियल। तो कंडीशन ऐसी है कि जब Hg का इलेक्ट्रोड आप यूज़ करते हैं तब अगर आपको H+ को रिड्यूस करवाना है तो उसके लिए आपको ओवर पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी, और ओवर पोटेंशियल अगर ना प्रोवाइड हो पाए तो Na+ क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, और उसी की वजह से मर्क्यूरी मतलब Hg का अगर इलेक्ट्रोड आपने यूज़ किया है तो वहाँ पे H2 ना मिलने की बजाय वहाँ पे मिल जाएगा आपको सोडियम। ओके, इससे बन जाएगा सोडियम एमालगम। तो इसका रीज़न हो जाएगा कि मोर वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस H+ एट Hg देन Pt। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन Cu+2Ag+ गिव्स Cu+2 ई नोट दे रखा है और मुझे फाइंड करना है कि ओके, तो अब क्या फॉर्मूला है हमारा कि भैया E0 सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.059 डिवाइड n, और ये हो जाएगा log Kc। तो मैं बोलूँ कि log Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो E0 सेल क्रॉस n डिवाइड हो जाएगा 0.059। E0 का वैल्यू मुझे दे रखा है कितना है? 0.46। n का वैल्यू भी मुझे दे रखा है कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? 2। डिवाइड कर दो 0.059
15.59 से। ओके, तो इसका आंसर आ रहा है मेरा 15.59। ओके, अब फिर से वही बात कि मेरे को अब के सी अगर फाइंड करना है तो उसका एंटी लॉग करना पड़ेगा। तो के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग इसका करूँ 15.59 का। अब ये नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो सीधा वो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, तो 10⁻50। और ये 59 का एंटी लॉग करूँ तो मेरा आंसर हो जाएगा 4। तो के सी का वैल्यू सामने आएगा 4 क्रॉस 10⁻50, सॉरी +15 माइनस नहीं। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, तो इसका आंसर हो गया 4 क्रॉस 10⁻50। चलो 71 नंबर का क्वेश्चन हम देखें। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द रिएक्शन 4/3 एल्यूमिनियम प्लस O2 2/3 Al2O3 डेल्टा जी का वैल्यू मुझे दे रखा है और मुझे फाइंड करना है ईएमएफ मुझे इसका फाइंड करना है। ओके, तो अब देखिए डेल्टा जी का वैल्यू दे रखा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -NF E नॉट सेल। बिल्कुल, तो E नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी डिवाइड NF। ओके, माइनस है, अब डेल्टा जी भी मुझे माइनस दे रखा है तो प्लस हो जाएगा। टोटल मिला के कितना दे रखा है, 827 किलो जूल है, तो मैं इसे जूल में कन्वर्ट कर दूँ 10⁻3। एन कितना दे रखा है, तो यही बड़ी बात है इस क्वेश्चन में। सबसे बढ़िया बात यह है कि मुझे एन फाइंड करना आना चाहिए। एफ का वैल्यू तो हो जाएगा 96500। ओके, अब मैं एन के बारे में थोड़ा बहुत समझूँ। यहाँ पे क्या है, 4/3 Al प्लस क्या हुआ O2 गिव्स क्या बना 2/3 Al2O3, यानी कि यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यहाँ से क्या हो गया Al+3, यानी कि अगर एक एल्यूमिनियम है तो उसमें कितना चेंज आ रहा है 3 का। तो अगर 4/3 है तो कितना हो जाएगा, तो ये फाइंड कर लें हम, तो ये आंसर बन के सामने आएगा 4 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसे मैं 4 से डिवाइड कर दूँ, तब टोटल मिला के इसका आंसर हो जाएगा 2.14 वोल्ट। ई नॉट इज इक्वल टू 2.14 वोल्ट। ओके, तो 2.40 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा, आंसर 2.40 वोल्ट। ओके, चलो 72 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्सटेंस ऑन रिएक्शन विल नॉट इवॉल्व H2 गैस। कौन से रिएक्शन में H2 गैस प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हमें मालूम है आयरन H2SO4 के साथ H2 देगा, आयरन स्टीम के साथ भी H2 देगा, लेकिन कॉपर HCl के साथ रिएक्शन करके हमें H2 प्रोवाइड नहीं करता क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई है कॉपर का। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन, तो आंसर बन जाएगा कॉपर प्लस HCl। 73 नंबर का सवाल, जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोड्यूस गैल्वेनाइज्ड आयरन बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। यानी कि ये बोल रहा है कि आयरन पे आप जिंक का कोटिंग कर सकते हैं लेकिन जिंक पे आप आयरन का कोटिंग नहीं कर सकते। तो उसके पीछे का सिंपल एंड सोबर रीज़न है, जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो बहुत हाई है। यानी कि उससे उल्टा सोचे तो जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो जिंक हैज़ हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन। ओके, ये रीज़न बन जाएगा उसका। नेक्स्ट वन 74 नंबर का जो सवाल है उसके बारे में हम देखें। तो बटन सेल, ये NCERT के बेस्ड सवाल है। तो बटन सेल यूज इन विच फंक्शन एज फॉलोइंग। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है और सेल पोटेंशियल मुझे फाइंड करना है। तब क्या हो जाएगा, सेल पोटेंशियल के बारे में तो हम जानते हैं E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन के कैथोड माइनस ये हो जाएगा E नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। चलो कैथोड कौन सा है, तो कैथोड है सिल्वर का, उसका पोटेंशियल कितना 0.34 माइनस एनोड का कितना दे रखा है 0.76। ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा 0.34 प्लस 0.76 यानी कि 1.10। तो ये E नॉट हो जाएगा 1.10 वोल्ट। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल इज गिवन बाय। ये तो सीधा फॉर्मूला हम मानते हैं, डेल्टा जी बाय डेल्टा एच से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा जी बाय यानी कि जो गिब्स एनर्जी में जो चेंज हो रहा है वो और एंथैल्पी में जो चेंज हो रहा है वो,
इससे हम उसको फाइन कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में डेल्टा जी क्या है, तो जो यूजफुल वर्क ऑब्टेन कर रहे हैं वो बात है, और डेल्टा एच क्या है, तो चेंज इन टोटल एंथैल्पी के बारे में, यानी कि टोटल एनर्जी के बारे में बता रहा है। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं 76 नंबर का। सॉल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज मेक सॉल्ट ब्रिज बिकॉज। अब हमें मालूम है सॉल्ट ब्रिज का हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एनोड और कैथोड के सॉल्यूशन को क्या कर पाए, न्यूट्रलाइज कर पाए। न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या, अगर सॉल्ट ब्रिज में भरा हुआ कोई एक आयन किसी एक सॉल्यूशन को अगर न्यूट्रलाइज कर देगा तो काम हो जाएगा, नहीं, मुझे तो दोनों सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करना है, तो दोनों और इक्वल वेलोसिटी से मेरा जो अपोजिट आयन है वो जाना चाहिए। तो अब सीधी बात है, अपोजिट आयन तभी इक्वल वेलोसिटी से जाएगा जब दोनों का साइज और बाकी चीज़ें सब इक्वल हो जाए। तो ये आंसर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोथ K प्लस और NO3 माइनस नियरली द सेम। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मुझे यहाँ से एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। ओके, तो अब क्या कंडीशन है कि भैया मुझे दे रखा है लेक्लांस सेल, तो उसका रिएक्शन मुझे थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए कि भैया एनोड पे क्या हो रहा है। तो एनोड पे कंडीशन ऐसी हो रही है कि भाई Zn में से ये बन जा रहा है Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, तो कैथोड पे MnO2 जो है वो NH4+ के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो बना रहा है MnOH। ओके, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस NH3 हो जाएगा। अब कंडीशन क्या बोली, तो मैं हर स्टेटमेंट को चेक कर लेता हूँ। Mn रिड्यूस फ्रॉम Mn+4 टू Mn+3, जी बिल्कुल सही बात है, ये +4 है और यहाँ से ये हो जा रहा है +3। तो पहली बात तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल राइट है। चलो सेकंड में बोला Na3 गैस इज लिबरेटेड आउट, नहीं ये बात बहुत गलत की है, क्योंकि Na3 गैस यहाँ पे बन रहा है, लेकिन वो यहाँ बनने वाले Zn के साथ Zn+2 के साथ मिल के एक कंपाउंड बना लेता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना लेता है Zn Na3+, सॉरी Na3+4, Zn Na3+4 एक कंपाउंड बना लेता है। इसलिए जो बनने वाला Na3 है वो लिबरेट नहीं होगा, वो इस ये संयोजन मतलब ये कंपाउंड बनाने में बना लेगा इसके साथ Zn के साथ। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा Na3 गैस इज लिबरेट आउट। ये बात गलत है, क्योंकि Zn यूज इन एनोड बिल्कुल सही बात है। पेस्ट ऑफ NH4Cl और ZnCl2 वही भी बात बोली है कि कैथोड के आसपास मतलब जो भी सराउंडिंग है उसमें हम भर लेते हैं MnO2 और कार्बन पाउडर, और उसके बाद में जो भी जगह बचती है उसमें NH4Cl और ZnCl2 के पेस्ट का हम यूज कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं फॉर द लेड स्टोरेज बैटरी। तो उसमें भी थोड़ा बहुत हमें रिएक्शन अगर मालूम है तो हम बहुत इजीली इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इसका रिएक्शन ही लिख दूँ तो स्टेटमेंट को चेक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसका एनोड और कैथोड पर जो होने वाला रिएक्शन है उसके बारे में बात करूँ तो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, तो एनोड पे रिएक्शन हो रहा है Pb + SO4 - 2। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, तो PbSO4 प्लस यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे PbO2 है जो SO4 - 2 के साथ मिलता है और H+ के साथ रिएक्शन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और यहाँ से बना देगा PbSO4 प्लस क्या हो जाएगा 2H2O। ओके, अब मैं स्टेटमेंट को चेक करता हूँ। तो देखिए पहला, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ बैटरी PbSO4 ऑन एनोड इज कन्वर्ट टू PbO2। ये मैंने डिस्चार्जिंग का प्रोसेस लिखा है। अगर मैं चार्जिंग करूँ तो मेरा एनोड पर तो PbSO4 है वो Pb में कन्वर्ट होगा, वो PbO2 में नहीं कन्वर्ट होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा बोला ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी PbSO4 ऑन कैथोड इज कन्वर्टेड टू PbO2। जी हाँ बिल्कुल, PbSO4 कैथोड पे PbO2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट मेरा राइट हो जाएगा। लीड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ ग्रिड ऑफ द लीड पैकेट विथ PbO2 ऑफ एनोड। नहीं, एनोड के तौर पे हम ऐसा यूज़ नहीं करते, इसका यूज़ करते हैं हम कैथोड के तौर पे, तो ये भी बात गलत हो जाएगी। लास्ट वन स्टेटमेंट है लीड स्टोरेज बैटरी है 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये बात सही है, तो हमारा आंसर निकल के यहाँ पे सामने आएगा 2 और 4, ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन A, B और D ओनली करेक्ट है। ओके चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखने जा रहे हैं 73 नंबर का।
मर्क्यूरी सेल प्रोवाइड स्टेबल वोल्टेज थ्रू देयर लाइफ साइकिल। उसका रीज़न दे रखा है कि मर्क्यूरी सेल में ऑपरेट के लिए एसिडिक मीडियम की आवश्यकता है। तो देखिए इसका जब हम फार्मूला लिखते हैं, मतलब एनोड और कैथोड पर जो रिएक्शन लिखते हैं, तो उसमें क्या कंडीशन है कि मर्क्यूरी सेल का वोल्टेज तो फर्स्ट वन है 1.35 वोल्टेज। ओके, अब उसमें एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें एनोड पे रिएक्शन हो रहा है Zn OH के साथ मिलके बना लेता है ZnO प्लस H2O हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, HgO है, वो H2O से रिएक्शन करके 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, Hg प्लस 2 OH माइनस। ओके, अब क्या, तो मैं टोटल रिएक्शन अगर लिखूँ तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, H2 कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 2H माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस रिएक्शन में क्या हुआ, Zn ने HgO के साथ रिएक्शन किया और बन गया ZnO और HgO में से बन गया Hg। तो देखिए आप यहाँ पे किसी इस फॉर्मूले में कहीं पे कंसंट्रेशन का यूज़ नहीं हो रहा है, तो ये कंसंट्रेशन चेंज होने वाली बात है ही नहीं। तो पूरे उसके पीरियड के दौरान इसका जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट ही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। तो ये इसका रीज़न क्या हो जाएगा, मतलब ये आंसर हो जाएगा मर्क्यूरी सेल प्रोवाइड स्टेबल वोल्टेज। वो बात सही है, लेकिन इसका जो रीज़न है वो गलत है, यानी कि असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज इनकरेक्ट। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर का। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फर्स्ट वन स्टेटमेंट दे रखा है इलेक्ट्रोलिसिस अकर ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस हम एक्वस सॉल्यूशन का भी कर सकते हैं और मोल्टन स्टेट में भी कर सकते हैं, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड वन, सोडियम एंड मैग्नीशियम आर प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर फ्यूज क्लोराइड। जी हाँ, बिल्कुल वो सही बात है। सोडियम को आप NaCl से फाइंड कर सकते हैं और मैग्नीशियम को आप MgCl2 से। और दूसरा मैं ऐसा भी बोल दूँ कि एल्यूमिनियम को आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड से मोल्टन स्टेट से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन, वीक इलेक्ट्रोलाइट एग्जिबिट वेरी लो डिसोसिएशन एट हायर कंसेंट्रेशन। जी हाँ, सही बात है, क्योंकि हम आगे भी बोल के आए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हमारे पास है तो उसको हम जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाएंगे वैसे वैसे उसका आयोनाइजेशन बढ़ता जाएगा। तो पहला कंडीशन, मतलब इससे उल्टा सोच ले कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसका जो डिसोसिएशन है वो बहुत कम हो जाएगा। तो देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट एग्जिबिट वेरी लो डिसोसिएशन एट हायर कंसंट्रेशन, वो बात सही है। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन टेक प्लेस एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो ये कंडीशन क्या दे रखी है कि जो इलेक्ट्रोलिसिस की जो प्रोसेस हो रही है वो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के दौरान कि भैया जो रिडक्शन हो रहा है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, नहीं, रिडक्शन जो हो रहा है वो तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे हो रहा है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 2 और 3, वो ही सही हो जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट वन 81। अब ऑर्गेनिक की बात करते हैं थोड़ी बहुत। फर्स्ट वन रिएक्शन मुझे दे रखा है, कंसिडर द रिएक्शन CH3Cl, मतलब मिथाइल क्लोराइड को मैंने ब्यूटोक्साइड सोडियम ब्यूटोक्साइड से साथ रिएक्शन करवाया है तो मुझे ये प्रोडक्ट मिला। देखिए वास्तव में ये CH3 यानी ये CH3 को यहाँ लगाना चाहिए, CH3 और ये CH3। ओके, तो अब ये प्रोसेस कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड है ना वो प्राइमरी है। तो हम जानते हैं कि अगर अल्काइल हैलाइड अगर हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी है तो वो फेवरेबल हो जाएगा किस रिएक्शन के लिए, तो वो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए वो फेवरेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाएगा। ओके, तो अब कंडीशन क्या हुई कि इस रिएक्शन के दौरान आप टर्शरी ब्यूटोक्साइड वो स्ट्रॉन्ग है इसलिए वो क्या कर देगा, तो SN2 रिएक्शन करेगा। पहली बात कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। अब बात आएगी SN1 करेगा या SN2 करेगा, तो हमें मालूम है कि टर्शरी ब्यूटोक्साइड वो स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियोफाइल, तो अब इसकी वजह से वो क्या कर देगा, तो SN2। तो फर्स्ट का आंसर होना चाहिए SN2, तो शायद तो आंसर मिल ही गया ऑप्शन में से तो। ओके, लेकिन सेकंड को हम देख लेते हैं। ये भी है कुछ इस तरीके से, इथाइल क्लोराइड दे रखा है CH3CH2Cl, उसका एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवा के मैं इथेनॉल बनाऊँ, तो हमें मालूम है ये प्राइमरी है तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है तो वो SN2 को फॉलो करेगा। तो दोनों रिएक्शन SN2 को फॉलो करके मुझे प्रोडक्ट देगा। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर का। विच इज़ द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मुझे दे रखा है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, उसके मैंने सोडियम मेथोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया है
मिथेनॉल की प्रेजेंस में। तो अब क्या रिएक्शन है होगी ये, तो देखिए इस रिएक्शन के बारे में हम बात करें तो ये टर्शरी हैलाइड है, पहली बात तो ये है। ओके, अब अगर टर्शरी हैलाइड को मैं सोडियम मिथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाऊँ किसकी प्रेजेंस में, मिथेनॉल की प्रेजेंस में, मतलब पोलर फ्लोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो यहाँ से एक कंडीशन तो फिक्स है कि यहाँ से Cl रिमूव होके मुझे कार्बोकेटाइन बना के देगा। अब यहाँ से दो रास्ते हैं, यहाँ से एक रिएक्शन बन सकता है SN1 के फॉर्म में भी बन सकता है और दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है। ओके, अब कंडीशन क्या है कि भैया मेरे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड तो है, लेकिन मेरे पास जो सोडियम मिथॉक्साइड है यानी कि Ca3O- उसका नेचर ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल के बजाय वो ज़्यादा बेस के तौर पे काम करेगा। तो वो क्या करेगा, इस कार्बोकेटाइन के पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करके वो एक अल्किन फॉर्म कर देगा। ओके, तो कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो एक अल्किन प्रोडक्ट मुझे ये मिलेगा और सेकंड वन अल्किन का फॉर्म मुझे दूसरा मिलेगा इस तरीके से। ओके, एक तो अल्किन ये फॉर्म हो जाएगा। देखिए थोड़ा कार्बोकेटाइन हमने गलत बना दिया है, एक कार्बन को ज़्यादा कर दिया है, तो इस कार्बन को थोड़ा हटा लेते हैं हम यहाँ से। ओके, अब कंडीशन क्लियर है। ओके, तो एक प्रोडक्ट तो मुझे मैंने लिख दिया, लेकिन इस प्रोडक्ट में भी मैंने तो एक कार्बन ज़्यादा कर रखा है, तो ये इसको मैं निकाल देता हूँ। तो ये प्रोडक्ट वास्तविक तौर पे इस तरीके से हो जाएगा, एक प्रोडक्ट ये हो जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट ये हो जाएगा। ओके, और अब मालूम है अब दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा प्रोडक्ट है, ये, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है, तो मुझे मेन प्रोडक्ट निकालना है, तो ये आंसर हो जाएगा हॉफमैन प्रोडक्ट। ओके, अब देखिए अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत घुमाऊँ और ऐसा कर दूँ कि भाई कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि भैया सभी प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट भी मिलेगा, ये प्रोडक्ट भी मिलेगा, और ये फर्स्ट वाला प्रोडक्ट जो सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है वो भी प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कुछ अलग है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मुझे मेन प्रोडक्ट ही बताना है। ओके, तो आंसर हमारा हो जाएगा दिल्ली। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन 83 नंबर का, आइडेंटिफाई द एक्स इज द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन से मुझे एक्स को फाइंड करना है। अब एक्स को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँ, तो मुझे मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाया है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मैंने D2O के साथ रिएक्शन करवाई है। तो हमें मालूम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, तो वो एक बहुत बढ़िया प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अगर H2O होता तो H प्लस को एक्सेप्ट करता, D2O है तो D को एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो अब कंडीशन क्या हो जाएगी, देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं इसे। मेरे पास है एक तरफ क्लोरीन है, दूसरी तरफ ब्रोमीन है, इसका रिएक्शन मैंने मैग्नीशियम के साथ करवाया, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ओके, अब ये बात है कि एक मोल मेरे पास ये कंपाउंड है और एक मोल मैग्नीशियम है। ओके, अब अगर एक ही मोल है तो इसमें से किसी एक बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, जो बहुत वीक होगा दूसरे की कंपेयर में, तो Br का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये बॉन्ड वीक होगा। तो अगर मैं Mg के साथ रिएक्शन करवाऊँ तो यहाँ से जो फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन होके जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो ऐसा हो जाएगा कि Cl तो जुड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो जाएगा। ओके, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मैं रिएक्शन करवाऊँ D2O के साथ, तो हम ऐसा मान लेते D प्लस और OD-, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करूँ, ये मेटल है तो पॉजिटिव हो जाएगा, कार्बन नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव को मैं दे देता हूँ नेगेटिव और नेगेटिव को दे देता हूँ पॉजिटिव, तो यहाँ से ये आंसर हो जाएगा कि भैया Cl तो वहीं पर रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा D। अगर यहाँ पे दो मोल होता तो दोनों मोल निकल जाता, मतलब कि Cl भी निकलता और Br भी निकलता, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया है कि केवल एक ही मोल है ये कंपाउंड और एक ही मोल है मैग्नीशियम, तो केवल वही बॉन्ड ब्रेक होगा जो वीक होगा। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन मुझे दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो Cl जुड़ा रहेगा और Br हटा के वहाँ पर D लगा देना है। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64। फ्रीऑन 12 इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द टेट्राक्लोरोमीथेन। ओके, फ्रीऑन 12 को मुझे बनाना है, तो किस रिएक्शन से मैं बनाऊंगा, तो मुझे मालूम है कि भैया टेट्राक्लोरोमीथेन यानी कि CCl4, उससे मुझे बनाना है क्या,
तो मुझे बनाना है फ्रीऑन। फ्रीऑन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CCl2F2, यानी कि मुझे 2 Cl को हटा के 2 फ्लोरीन को लगाना है। तो हमने पढ़ रखा है NCERT से कि इसके लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्वार्ट्ज रिएक्शन करना पड़ेगा। तो मैं इसका स्वार्ट्ज रिएक्शन करवाऊँ एंटीमनी फ्लोराइड के साथ, 2SbF3 को रिएक्शन करवाओ, तो यहाँ से हो जाएगा 3CCl2F2 प्लस 2SbCl3। ओके, तो मुझे तो केवल यही बताना है कि ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये तो रिएक्शन हो जाएगा स्वार्ट्ज रिएक्शन। ओके, चलो अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन 85 में क्या दे रखा है, तो 85 नंबर के क्वेश्चन में मुझे दिया है 2 ब्रोमोपेंटेन इज हीटेड विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, इन इथेनॉल की प्रेजेंस में। तो हमें मालूम है कि अगर इथेनॉल की प्रेजेंस में मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाऊँ तो वो रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, और एलिमिनेशन रिएक्शन होके मुझे आल्किन मिलेगा। अब आल्किन के बनने के चांसेस मतलब जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतना हो जाएगा, लेकिन उसमें से मुझे स्टेबल मेजर प्रोडक्ट बताना है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। तो देखिए मैं इसका रिएक्शन लिखूँ तो इस तरीके से हो जाएगा 2 ब्रोमोपेंटेन, ओके, इसको मैं KOH और C2H5OH के साथ रिएक्शन करवाओ, तो ये हमारा कार्बन, उसके पड़ोसी कार्बन ये अल्फा, और ओके ये अल्फा है, उसके पास पड़ोसी कार्बन बीटा, और ये हो जाएगा बीटा। ओके, तब मैं क्या करूँ, अल्फा से हेलोजन कटाऊँ, बीटा से हाइड्रोजन कटाऊँ, तो एक प्रोडक्ट मेरा ये बन जाएगा। ओके, और सेकंड वन प्रोडक्ट मेरा इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर। अब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें तो उसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा, लेकिन इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, जैसे कि इस तरीके से भी हो सकता है। ओके, ये कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म ट्रांस है, और ये फॉर्म कौन सा है, ये फॉर्म सीस है। हम मानते हैं किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, ट्रांस की। तो यहाँ तो बहुत बढ़िया सवाल है, ट्रांसपेंट 2 की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, इसीलिए मुझे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ट्रांसपेंट 2। ओके, चलो नेक्स्ट वन सवाल दे रखा है, फॉस्जीन इज कॉमन नेम फॉर, ओके, फॉस्जीन कैसे बनता है वो तो हमें मालूम है कि अगर हम क्लोरोफॉर्म को सनलाइट की प्रेजेंस में रखते और उसका अगर ऑक्सीडेशन हो जाए, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर मैं रखूँ और उसका ऑक्सीडेशन हो जाए, तो यहाँ से बन जाता है 2COCl2 प्लस यहाँ से बन जाएगा 2HCl। ओके, तो अगर ये 2COCl2 बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल क्लोराइड, और इसी को बोलते हैं हम फॉस्जीन। तो इसका नेम हो जाएगा कार्बोनाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनाइल क्लोराइड। ओके, चलो नेक्स्ट वन रिएक्शन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ओके, जो रिएक्शन दे रखा है उसमें ये जो पेरोक्साइड है उसको मैं ट्वाइस कर दूँ। ओके, अब आपको मालूम पड़ गया कि अगर पेरोक्साइड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है तो वो एंटी मार्कोनिकोफ के तौर पे हमें प्रोडक्ट देगा, और एंटी मार्कोनिकोफ के तौर पे हम प्रोडक्ट मिलेगा। तो जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है उसको हम Br मतलब हेलोजन दे देंगे, और जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसको हम हाइड्रोजन देंगे, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये 87 में। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन 88 दे रखा है हमें। चलो 88 में थोड़ा बहुत हम आगे जान लेते हैं रिएक्शन लिख के भी। तो देखो 88 में क्या है, द कंपाउंड C7H8 अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन, उसका सीक्वेंस दे रखा है कैसे कैसे रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, तो मुझे उसी के तौर पे आगे रिएक्शन लिखना है। जैसे कि देखिए पहली कंडीशन क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या C7H8, C7H8 यानी कि ये है टॉलेंट, इसका मैं रिएक्शन करवा दूँ Cl2 के साथ और हीट करवा दूँ, तो यहाँ से हो जाएगा CCl3। अब हमें मालूम है कि अगर CH3 है तो वो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है, और अगर CCl3 है तो वो माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन है, और इसकी वजह से क्या होगा, तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ऑर्थो और पैरस पोजीशन पे। तो अब ये कंडीशन में अगर मैं इसके रिएक्शन अगर Br2 से करवाऊँ, ब्रोमिनेशन रिएक्शन करवाऊँ, तब जो मेरा Br है वो किस पोजीशन पे जाके जुड़ेगा, तो वो मेटा पोजीशन पे जाके जुड़ेगा। अब कंडीशन क्या हो गई, CCl3 और यहाँ आ जाएगा क्या, Br। ओके, अब इसका मैं Zn के साथ रिएक्शन करवा दूँ, तो फिर से जो Zn और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दूँ, तो यहाँ से जो Cl है वो हट जाएंगे यहाँ पे, और फिर से बन जाएगा CH3, और यहाँ पर जुड़ जाएगा Br, मतलब Br तो वहीं पर है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा मेटा ब्रोमो टॉलेन। ओके,
तो ये आंसर हो जाएगा मेटाब्रोमोटोलुईन। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन 89 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज द हैलाइड कंपोनेंट द फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। ओके, चलो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम क्या करते हैं, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम अल्काइल हैलाइड का लुईस बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलूँ, CH3Cl की हम रिएक्शन किससे करवाते हैं, जैसे कि FeCl3 से। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3 प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा FeCl4 माइनस। ओके, अब ये जो CH3 प्लस है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो बेंजीन रिंग पे मतलब एरोमेटिक रिंग पे क्या करेगा, अटैक करेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। ओके, तो कंडीशन ऐसी है कि ये अल्काइल हैलाइड और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना चाहिए। अब ये फर्स्ट वन मुझे दिया है क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन में तो देखिए आप कि ये हाइपर रेजोनेंस की वजह से ये सिंगल बॉन्ड है, उसमें डबल बॉन्ड का नेचर आ जाएगा, तो ये बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर इसकी जगह ब्रोमोबेंजीन है तो भी वही बात है कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर मुझे तो पहली दो चीज़ तो आ ही नहीं सकती क्योंकि वो बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग हो गया। अब तीसरा क्लोरोइथिन मुझे दिया है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्डिंग Cl, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस हो जाएगा। तो ये बॉन्ड भी डबल बॉन्ड का नेचर शो करने लगेगा, तो ये बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो ये भी टूट नहीं सकता। ओके, लास्ट वन डी ऑप्शन मुझे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड दे रखा है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड यानी कि CH3CH बॉन्डिंग CH3 और ये Cl, यहाँ से Cl हटा के ये कार्बोकेटायन बन जाएगा और ये एक स्टेबल कार्बोकेटायन है। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। चलो लास्ट वन क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं, ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विथ क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो उसके बारे में हम बात करें कि भाई मेरे पास क्लोरोबेंजीन है और इसका रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड के साथ, तो ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और इसका रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड के साथ, ये हो जाएगा ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड। ओके, अब देखिए H2SO4 की प्रेजेंस में अगर आप ये रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और H2O निकलने के बाद मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो प्रोडक्ट मेरा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए ये CH है, इसके साथ CCl3 जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक बेंजीन रिंग मतलब क्लोरोबेंजीन इस तरीके से जुड़ा हुआ है और दूसरा क्लोरोबेंजीन मेरा इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ओके, तो मेरा आंसर बन जाएगा ये दिल्ली। ओके, तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व है। चलो थैंक यू।